गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? ऑल गुड। चलो भाई। जब हम कह रहे हैं कि इतना तो गर्लफ्रेंड के मतलब गर्लफ्रेंड का भी वेट नहीं होता जितना आपका वेट होता है। मैं तो टाइम से आता हूँ भाई, 2 4 5 मिनट ऊपर नीचे बस आ जाता हूँ टाइम से ही। आ जाओ। एडवर्ब की अंतिम क्लास है, छोटी मोटी चीज़ें रह रही हैं, बस एक दो कॉन्सेप्ट बच रहे हैं, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने थोड़ा सा अंत में पूरा स्पीड में चलते हुए कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जहाँ पर हमने नो प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके आगे प्रपोजिशन नहीं लगाते। आज हमें शुरुआत में ही क्या पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेरी और मच का डिफरेंस। वेरी का डिफरेंस और मच का डिफरेंस। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की इसी कॉन्सेप्ट के साथ में कि कहाँ पे हमें वेरी लगाना चाहिए और कहाँ पे हमें मच लगाना चाहिए। तो एक आपका क्या होता है वेरी, और एक आपका क्या होता है मच। ध्यान देंगे, मच, जो मच का सेंस होता है वही वेरी मच का सेंस होता है। दोनों एक ही सेंस में आते हैं, मच भी और वेरी भी, मतलब मच भी और वेरी मच भी, दोनों सेम सेंस होते हैं। फर्क किस में देखना होता है हमें? ये दोनों तो बराबर हैं, फर्क हमें देखना होता है वेरी वर्सेस मच कहें या वेरी मच कहें, इसका डिफरेंस बेसिकली हमें देखना है। अब आपको जान के सबसे पहले जान लेना चाहिए कि ये जो वेरी होता है ये सामान्यतः एडवर्ब होता है। क्या होता है भाई? सामान्यतः एडवर्ब होता है। ये जो मच होता है इसके सामान्यतः दो फंक्शन होते हैं। पहला आपका क्या होता है, ये डिटरमिनर होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। तो ये डिटरमिनर भी होता है और एडवर्ब भी होता है। ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का ही मीनिंग होता है बहुत। हिंदी मीनिंग अगर वैसे जाओगे हिंदी मीनिंग पे तो दोनों सेम है। जब ये एडवर्ब होता है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, यानी किसी चीज की डिग्री बढ़ाने का काम करता है वेरी। ठीक है। तो वेरी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, किसी चीज पे एम्फेसाइज करने के लिए या फिर डिग्री को बढ़ाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही मच भी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, यानी कि अगर हम देखें तो दोनों सेम हैं, तो एक एस्पेक्ट में दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। ठीक है। मच भी डिग्री को दिखाता है और वेरी भी डिग्री को दिखाता है। फिर दोनों में अंतर कहाँ पे आता है भाई? बताओ, कौन कौन बताना चाहता है कि एडवर्ब, ये जब एडवर्ब की तरह से यूज होते हैं तो इनमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डिफरेंस आता है? कोई है जो बताना चाहे? बताओ सभी।
आ जाओ। देखो ये जो वेरी है इसका प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स के लिए किया जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेरी कहाँ पे आएगा, यानी कि वेरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एडजेक्टिव के लिए किया जा सकता है, एडवर्ब के लिए किया जा सकता है, लेकिन वेरी का प्रयोग कभी भी वर्ब के लिए नहीं किया जा सकता। तो वर्ब के लिए वेरी नहीं आ सकता है। लेकिन दूसरी चीज क्या देखोगे आप, मच जो है क्योंकि डिटर्मिनर है तो मच जो है नाउन के पहले आ सकता है। मच प्लस नाउन लिखना पॉसिबल है। और यहाँ पे ये जो नाउन होता है सामान्यतः कैसा होता है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। मच वाटर, मच मिल्क, मच लव, मच। तो मच का मतलब है बहुत सारा, मच वाटर का मतलब काफी पानी, मच मिल्क काफी मिल्क, मच लव काफी सारा प्यार। तो ये आपका क्या है, मच प्लस में नाउन। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। जब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है तो ये एडजेक्टिव के लिए आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले आप लिख सकते हो, साथ ही साथ में इसको एडवर्ब के पहले भी लिख सकते हो, और साथ ही साथ में इसको कई बार हम वर्ब के पहले लिखना भी पॉसिबल है। तो ये वर्ब के लिए नहीं आता है और ये वर्ब के लिए आ जाता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। पहला अंतर क्या है कि ये वाला वर्ब के लिए वेरी नहीं आता है और मच आपका आ जाता है। दूसरा अंतर आपका क्या है, दूसरा अंतर भी जानेंगे भाई। तो मैं यहाँ पे ना अंतर लिख ही देता हूँ एक बार, नहीं तो फिर आपको बाद में परेशानी होगी समझने में, ठीक है। थोड़ा सा ये थ्योरी वाला पार्ट है तो आई गेस लिख देना चाहिए, ठीक है। वेरी का प्रयोग, वेरी कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वर्ब्स। वर्ब्स के लिए वेरी नहीं आ सकता है, बट मच कैन बी यूज्ड, बट मच कैन बी यूज्ड। लेकिन मच का प्रयोग किया जा सकता है, ये पहला पॉइंट है। यानी कि वेरी वर्ब के लिए नहीं आता है, मच आ सकता है, ठीक है। वेरी वर्ब के लिए नहीं आता है और मच आ सकता है। दूसरा पॉइंट जो आपका है, सेकंड नंबर पॉइंट, वो क्या है, वेरी इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के लिए वेरी का प्रयोग किया जाता है। एंड मच इज यूज्ड सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के पहले मच आता है और वेरी किसके पहले आता है, पॉजिटिव डिग्री के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हम क्या लिखते हैं, मच बेटर, ठीक है। या फिर हम क्या लिखते हैं, मच द बेस्ट। तो सुपरलेटिव के पहले जब लगाते हैं तो आर्टिकल से भी पहले लगाते हैं। तो वेरी गुड लिखा जाता है, मच बेटर लिखा जाता है, या मच द बेस्ट लिखा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव है और वो आपका सुपरलेटिव है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान देंगे आप, अगर थोड़ी सी और चीजें समझेंगे तो क्या पाओगे, जैसे और एग्जांपल दे देता हूँ थोड़े से।
जैसे कि मैंने लिखा वेरी स्मार्ट, यानी स्मार्ट अगर आ रहा है पॉजिटिव डिग्री तो वेरी लगा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए स्मार्टर, क्या आ जाए स्मार्टर यानी कंपैरेटिव, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, मच स्मार्टर। और अगर कहीं पे आ जाए द स्मार्टेस्ट, द स्मार्टेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, मच द स्मार्टेस्ट। वेरी यहां पे नहीं लगाते हैं। ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी में लिखो, बेटा इतनी आसान सी बात है, हिंदी के पीछे कब तक भागोगे, फिर कह रहा हूं बहुत आसान है। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच का प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मैं ये लिख दिया यही बड़ी बात नहीं, मैं तो चाह रहा था कि सिर्फ वैसे बना दो कि वेरी बराबर पॉजिटिव, मच बराबर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, तो दो दो पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट देखेंगे भाई। ठीक है, तीसरा वेरी आता है किसके लिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। ठीक है, और मच आता है किसके लिए, पास्ट पार्टिसिपल्स। पास्ट पार्टिसिपल्स के लिए मच आता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वेरी आता है। तो वेरी के और मच के यूसेज में एक ये भी डिफरेंस होता है, पास्ट पार्टिसिपल का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ठीक है, पास्ट का और प्रेजेंट का। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो बेटा V3 होता है। ठीक है, V3 ये एडजेक्टिव का काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन मच कंफ्यूज्ड। ठीक है, मच कंफ्यूज्ड। जैसे हम लिख देते हैं, कोई भी पार्टिसिपल ले लीजिए प्रेजेंट का जो काम करे, जैसे वेरी बोरिंग, मच बोर्ड, ETC। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना एडजेक्टिव होगा तो मच आता है, और वर्ब की ING फॉर्म से बना एडजेक्टिव होगा तो वेरी आता है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो वेरी कंफ्यूजिंग लिखेंगे लेकिन मच कंफ्यूज लिखते हैं, वेरी बोरिंग लिखेंगे लेकिन मच बोर्ड लिखते हैं। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, और ये देखो बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, इनको आप खुद से समझ सकते हो कि हिंदी में लिखो कि ये करो कि वो करो, ये सब मत करवाया करो ज़्यादा। ठीक है, और एग्जांपल दे देता हूँ इस चीज़ के अगर चाहिए तो। जैसे हम लिख देते हैं क्या, वेरी सरप्राइजिंग, और हम क्या लिखेंगे, मच सरप्राइज्ड। कोई चीज़ अगर सरप्राइजिंग लग रही है तो वेरी सरप्राइजिंग, आप खुद सरप्राइज्ड हो तो मच सरप्राइज्ड। तो ये थोड़ा सा फर्क रहता है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, अगर हिंदी में भी लिखूंगा इस लाइन को, इंग्लिश में भी, क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर पास्ट पार्टिसिपल, अगर पास्ट पार्टिसिपल स्टेट को दिखाए, स्टेट को दिखाए और पैसिव सेंस ना दे, पैसिव सेंस ना दे, तो उसके साथ
वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप थके हुए हो, टायर्ड हो, तो आप कहोगे सर टायर्ड में कोई पैसिव सेंस नहीं है, ये स्टेट है। स्टेट है तो वेरी टायर्ड लिखना पॉसिबल है, बेशक ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, बेशक ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना है, लेकिन वेरी टायर्ड लिखना एकदम पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बहुत दारू पी रखी है तो उसके लिए एडजेक्टिव बन जाता है ड्रंक, ड्रंक। अब इसमें कोई पैसिव सेंस नहीं है, उसकी स्टेट है। अगर स्टेट है तो वेरी ड्रंक लिखना पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो सीधे सीधे स्टेट्स को दिखाते हैं, V3 होने के बावजूद भी स्टेट्स को दिखाते हैं, वही आपके कौन से एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इस मतलब पास्ट पार्टिसिपल हैं, V3 से बने हैं, फिर भी स्टेट को दिखा रहे हैं, तो उसके साथ वेरी का प्रयोग करना संभव है। देखो ये कुछ एडवांस्ड पॉइंट्स की गिनती में आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इस चीज को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में ऐसे करके लिख लेना, इफ अ पास्ट पार्टिसिपल, इफ अ पास्ट पार्टिसिपल गिव्स नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव मीनिंग, if a past participle gives negative meaning, sorry, negative not negative, stative meaning, stative meaning, and not, and does not carry passive sense, passive sense, it can take vary, it can take vary, ठीक है। तो वेरी ले सकता है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, अब आपको मतलब फिल करके बताना है कि कौन से में वेरी आएगा और कौन से में आपका मच आएगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कौन से में वेरी आएगा और कौन से में मच आएगा, बताएंगे जल्दी से। देखो भाई, हिज पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिज रिजल्ट्स। अब हैप्पी कैसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव होती है हैप्पियर और सुपरलेटिव होती है हैप्पीएस्ट। अगर कंपैरेटिव मतलब पॉजिटिव डिग्री है, पीडी है दोस्त, तो ऐसे केस में वेरी का यूज करेंगे आप। आगे, ही इज डैश एडमायर्ड बाई हिज स्टूडेंट्स। अब देखो एडमायर्ड आपका क्या है, V3 है, और बाई लगा रखा है, इसका मतलब है सेंस कैसा है, पैसिव है। अगर पैसिव सेंस होता है तो आपको क्या लगाना होता है, मच आएगा। आगे, शी वॉज डैश लव्ड बाई हर ग्रैंड चिल्ड्रन। अगर लव्ड आ रखा है तो V3 है, और बाई लगा रखा है इसका मतलब है पैसिव है, पैसिव है इसका मतलब है मच आ जाएगा। मच भी लगा सकते हैं या वेरी मच भी लगा सकते हैं। आई लव हर, अब आई लव हर कितना, अब देखो वर्ब के लिए चाहिए कितना लव करते हैं, आई लव हर बहुत प्यार करता हूं, तो आई लव हर वेरी नहीं लिख सकते, वेरी लिखना गलत है, लेकिन हमें लिखना चाहिए आई लव हर वेरी मच। ध्यान देना, जब वर्ब के साथ लगाते हैं सामान्यतः तो वेरी मच लगाते हैं। एडजेक्टिव के लिए मच या वेरी मच दोनों ठीक होते हैं, एडजेक्टिव के लिए मच या वेरी मच दोनों चलते हैं, वर्ब के लिए सामान्यतः वेरी मच आता है, ठीक है। आगे, रोहन इज स्मार्ट, कितना स्मार्ट है, तो आप कहोगे वेरी स्मार्ट, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पे स्मार्टर है, और अगर स्मार्टर है इसका मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री आ गई CD, और कंपैरेटिव डिग्री है तो मच आएगा, मच भी आ सकता है, वेरी मच भी आ सकता है, ठीक है। बेटा पैसिव सेंस है या नहीं है कैसे पता चले, ये देखो ये बाई क्लियर क्लियर चीख चीख के कह रहा है
जहाँ पे बाई आ जाता है वो पैसिव सेंस होता है। अब देखो जैसे ही इज डैश इंटरेस्टेड, अब क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड है यानी कि V3 वाला पार्टिसिपल है, लेकिन आगे बाई नहीं लगा रखा है तो पैसिव सेंस नहीं है। पैसिव सेंस नहीं है तो वेरी लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही इज वेरी इंटरेस्टेड, मच भी लगा सकते हैं लेकिन वेरी भी चल सकता है यहाँ पे। तो पैसिव सेंस है या नहीं वो बाई से पता चल जाता है, सिंपल है। चलें आगे। आगे देखेंगे भाई, टू, ऑल्सो और एज वेल। टू, ऑल्सो और एज वेल, इन तीनों का प्रयोग देखेंगे। इनको कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं जल्दी जल्दी देखेंगे एक बार। देखो इन तीनों ही शब्दों का मतलब होता है भी। एडिशन को दिखाने के लिए, यानी कि किसी चीज में जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम लगाते हैं। जैसे अगर मुझे ये कहना है कि आई टीच मैथ्स, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, और फिर मैंने लिखा एंड मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, एंड आई टीच इंग्लिश। और क्योंकि भी का सेंस भी चाहिए तो पीछे क्या लगा देंगे, टू। एंड आई टीच इंग्लिश टू, एंड आई टीच इंग्लिश टू। तो आई टीच मैथ्स एंड आई टीच इंग्लिश टू। टू भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो एज वेल भी लिख सकते हैं, एंड आई टीच इंग्लिश एज वेल। तो जब किसी चीज पर फोकस करना हो कि हम ये भी करते हैं, उसको दिखाने के लिए हम ऑल्सो, टू और एज वेल तीनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी के सेंस में आते हैं। टू कहां पे आता है भाई, टू आता है या तो एंड पोजीशन में, या तो एंड पोजीशन में, ठीक है। और एज वेल कहां आता है, एंड पोजीशन में, ये भी एंड पोजीशन में आता है। ऑल्सो कहां पे आता है, ऑल्सो सामान्यतः या तो फ्रंट पोजीशन में आता है और या फिर मिड पोजीशन में आता है, फ्रंट में या फिर मिड में। ध्यान देंगे, टू एंड पोजीशन के साथ साथ जिस शब्द पे, जिस शब्द पे जोर डालना हो उसके तुरंत बाद, जिस शब्द पे जोर डालना हो उसके तुरंत बाद, सेम एज वेल के साथ है, ठीक है। या खास करके टू के रहने देते हैं। तो जिस शब्द पे जोर डालना होता है उसके तुरंत बाद क्या आ सकता है, एज वेल आ सकता है। एज वेल आपका मिड पोजीशन में भी आ सकता है, एज वेल आपका मिड पोजीशन में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। कुछ क्वेश्चंस एक बार इस पे देखेंगे फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। दे हैव, ये पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन लिखाता हूँ यहाँ, एक बार लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई आई हैव अ कार एंड
आई हैव अ बाइक ऑल्सो। एरर बताओ भाई क्या है। दूसरा लिखेंगे, मैंने लिखा सी बॉट अ पेन एंड एज वेल सी बॉट अ बुक। एरर बताएंगे भाई। तो देखो भाई, बहुत ज़्यादा इनमें डेप्थ में जाके कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना समझेंगे, इस पे यही क्वेश्चन बन सकता है। अगर फ्रंट पोजीशन में आया है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले एज वेल या टू नहीं आ सकता, सिर्फ क्या आ सकता है, ऑल्सो। अंत में अगर आया है तो कभी भी ऑल्सो नहीं आ सकता, क्या आएगा, या तो टू आएगा और या फिर क्या आएगा, एज वेल आएगा। तो या तो एज वेल लगा दीजिए या टू लगा दीजिए। तो आई हैव अ कार एंड आई हैव अ बाइक टू, या फिर आई हैव अ बाइक एज वेल। और दूसरे में क्या आ जाएगा, सी बॉट अ पेन एंड ऑल्सो सी बॉट अ बुक। तो ऑल्सो आ जाएगा क्योंकि फ्रंट पोजीशन की बात है। आगे देखेंगे भाई, दो आपके फ्रेजेस और होते हैं, इसको यहीं पे समाप्त करके आगे का पॉइंट देखेंगे। इस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, और मैं चाहता नहीं कि फालतू की चीजों को बहुत ज्यादा, ठीक है। अब आप देखेंगे एक चीज और, एक ये जो टू होता है, इसका यूज हम इम्फेसाइज करने के लिए भी करते हैं। टू का मतलब होता है क्या, कुछ ज्यादा ही, कुछ। यहां पे टू का क्या मीनिंग था, यहां पे टू का मीनिंग था भी, यानी कि एडिशन को दिखा रहा था। यहां पे टू का मीनिंग क्या है, कुछ ज्यादा ही। और यहां पे ये किसका काम करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री का। और इस केस में ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम टू ओल्ड टू गो आउट अलोन। आई एम टू ओल्ड टू गो आउट अलोन। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हिंदी में लिख रहा हूं, मैं इतना ओल्ड हूं, ओल्ड का मतलब बुढ़ा बुढ़ा हूं, कि अकेला बाहर नहीं जा सकता। अब इससे क्या समझ आ रहा है, इससे एक चीज हमें ये समझ आ रही है कि अगर हमने टू लगा दिया तो कुछ ज्यादा ही हो गया, यानी कि वेरी से भी बहुत ऊपर का है, वेरी से भी बहुत ऊपर का है। तो मैं इतना बुढ़ा हूं, इतना ओल्ड हूं कि बाहर नहीं जा सकता, आई एम टू ओल्ड। अब जैसे मैंने लिखा द टी इज वेरी हॉट, ये सेंटेंस सही है, इसका मतलब है चाय बहुत गर्म है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं द टी इज टू हॉट, सेंटेंस ये भी सही है, इसका मीनिंग है कुछ ज्यादा ही गर्म है। दोनों का मीनिंग लिख देता हूं, क्लैरिटी आ जाएगी। ऊपर वाले का मीनिंग है चाय बहुत गर्म है, सेंस कैसा है, पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव सेंस है इसका।
है ना, चाय बहुत गर्म है, पी लो भाई, मजा आ रहा है एकदम चाय पी के, ऐसा वाला सेंस है उसका ऊपर वाले का। ठीक है, आगे यहां पे देखोगे चाय कुछ ज्यादा ही गर्म है, मतलब नेगेटिव सेंस, या फिर मैं कहूं नेगेटिव मीनिंग। इसका मतलब है चाय इतनी गर्म है जितना उसको नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही, लिमिट से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा गर्म है। ठीक है, लिमिट से ज्यादा गर्म है। और यहीं से आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, क्या ध्यान देने वाली बात है, एक स्ट्रक्चर आपका बनता है टू प्लस में एडजेक्टिव, कभी कभार एडवर्ब भी आ जाता है यहाँ पे, प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी स्ट्रक्चर के मीनिंग को दिखाने के लिए एक सेम दूसरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, सो प्लस में एडजेक्टिव प्लस में दैट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में कैन नॉट, अगर पास्ट होगा तो कुड नॉट आ जाएगा, और वैसे प्रेजेंट है तो कैन नॉट। ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि मैं इस पर अगर एक एग्जांपल लिखूं, कौन सा स्ट्रक्चर है, टू आएगा, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, फिर टू प्लस वी1। भाई इसको बहुत सारे बच्चे ठू पढ़ते होंगे, ठू। हम भी जब गांव में थे यार, एक्चुअली में हमारे टीचर ने भी इसको ठू पढ़ाया था, बट ये ठू नहीं, इसको टू ही पढ़ते हैं, है ना, टू ही पढ़ते हैं, दोनों को टू पढ़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। देखो एक बार मैंने लिखा ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना वीक है कि वॉक नहीं कर सकता। क्या मीनिंग बन रहा है, वह इतना वीक है कि वॉक नहीं कर सकता। तो कौन सा स्ट्रक्चर बना, टू प्लस एडजेक्टिव, तो टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस वी1। इसी को चेंज करके दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, तो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट आ जाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया ही इज सो वीक दैट ही, आगे कैन नॉट लिख दिया, ही कैन नॉट वॉक। तो टू लगाने पे सेंस नेगेटिव हो रहा है, और कौन सा वाला टू है, एक तो भी वाला टू तो अलग है, लेकिन ये टू का मतलब होता है बेटा कुछ ज्यादा ही, लिमिट से ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये नेगेटिव क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉट आ जाता है ना इसी के मीनिंग में, सेम सेंस में। और एग्जांपल बता देता हूँ एक दो, जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल दिया, ही इज टू डिसऑनेस्ट टू बी ट्रस्टेड। मीनिंग क्या बनेगा, वह इतना बेईमान है कि भरोसा नहीं किया जा सकता, वह इतना बेईमान है कि भरोसा नहीं किया जा सकता। अब कैसे बनाओगे इसको, ही इज सो डिसऑनेस्ट, ही इज सो डिसऑनेस्ट दैट ही, आगे लिखेंगे कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वह इतना डिसऑनेस्ट है कि उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो टू में फर्क कैसे देखें बेटा, फर्क स्पेलिंग का फर्क होता है टू में और टू में, मीनिंग का फर्क होता है। ठीक है,
बाकी भाई आज जितना एडवर्ब हमने पूरा बैच में पढ़ाया है, आज 3:30 बजे उसका रिवीजन कराएंगे। ठीक है, आज प्रैक्टिस क्लास नहीं लेंगे, प्रैक्टिस क्लास मंडे को लेंगे। आज कंप्लीट रिवीजन कराएंगे उसका, पूरे चैप्टर का रिवीजन एक ही क्लास में। उसके लिए कोई क्लास नोट्स नहीं दूंगा, सिंपल पीडीएफ खोलेंगे, एक पीडीएफ से सारा का सारा आपको रीड करके एक एक चीज दिखाएंगे। ठीक है, तो उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक ही बार में, जल्दी जल्दी। ठीक है, आ जाओ। तो ये भाई टू और सो में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कब टू लगाते हैं और कब सो लगाते हैं। अब इन टू और सो से बनने वाले कुछ और कॉन्सेप्ट भी होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, दो चीजें बनती हैं, एक बनता है टू मच, ठीक है, और एक बनता है आपका मच टू। ध्यान देना, इसमें हो सकता है अकेला मच लिख दें और इसमें हो सकता है अकेला टू लिख दें। कभी भी अगर आपको एडजेक्टिव दिखाई दे तो एडजेक्टिव के पहले हमें मच टू लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? मच टू। और अगर कहीं पे आपको नाउन दिखाई दे तो नाउन के पहले हमें क्या लगाना चाहिए? टू मच। मच टू और टू मच को ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, मैंने लिखा ही इज, या फिर मैंने लिखा इट इज टू मच हॉट, इट इज टू मच हॉट, इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक मैंने सेंटेंस लिखा, देयर इज मच टू विंड। देखो एक बार, जैसे ही आप देखोगे हॉट आ रखा है, जैसे ही हॉट देखा आपने, हॉट तो एडजेक्टिव होता है, कोई भी चीज का गर्म होना, गर्म यानी एडजेक्टिव, गर्मी यानी कि नाउन। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगाना चाहिए? मच टू। तो टू मच नहीं आएगा, क्या आ जाएगा भाई? मच टू, मच टू। आगे विंड क्या है? नाउन है। विंड क्या है? नाउन है। तो विंड के आगे मच टू नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? टू मच। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हाँ, शिवम कह रहे हैं कि सर रिवीजन करने के बाद कुछ चीजें याद नहीं हो रही हैं, प्लीज कोई सोल्यूशन बताएं। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और फ्रॉम नाउ नाउ ऑन मैं ट्राई करूंगा कि हर चैप्टर में एक रिवीजन क्लास मैं आपको अपनी तरफ से दूं। उसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो, ठीक है, आप रिवीजन क्लास को 2-3 बार देख लो, आपका काम चल जाएगा। यानी कि 3-4 बार अगर आपको कोई भी चीज में पढ़ाते टाइम पर डाउट रह गया या कुछ था, तो आप रिवीजन क्लास में 2-3 बार देखें, 4 बार देखें, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक स्ट्रक्चर और आपको पता होना चाहिए, दो शब्द होते हैं आपके, एक होता है बेटा सो, है ना, और एक होता है सच। इन दोनों में भी फर्क होता है, सो में और सच में। ध्यान देना, सो के साथ में एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं और सच के साथ में नाउन आते हैं। जैसे मैंने लिखा आई मैट, आई मैट, या फिर मैंने लिखा सी इज सच ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दैट एवरी बॉय एडमायर्स हर। शी इज सच ब्यूटीफुल दैट एवरी बॉय, अलग अलग लिख लेना एवरी बॉय को, एवरी बॉय
एडमायर्स हर। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई मेट सो आई मेट अ सो ब्यूटिफुल गर्ल दैट एवरी बॉय लाइक्स हर। दोनों सेंटेंस में फर्क समझोगे थोड़ा सा तो दिमाग में आएगी, बत्ती जलेगी एकदम से। यहाँ पे सच के बाद में सिर्फ एडजेक्टिव है अकेला, यहाँ पे एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। अगर अकेला एडजेक्टिव हो तो सच का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, सो का। तो सी इज सो ब्यूटीफुल, और सो का और सच का दोनों का मीनिंग सेम रहता है और इनके साथ में दैट का पेयर बनता है। तो सी इज सो ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है कि हर लड़का उसको चाहता है। आई मेट, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव भी है और यहाँ पे नाउन भी है। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आए कि एडजेक्टिव और नाउन दोनों हैं, तो ऐसे केस में हम सो का प्रयोग नहीं करते, हमें लगाना चाहिए सच। और हमें पहले सच को लिखते हैं और फिर हम आर्टिकल लिखते हैं, तो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई अगर सच कहीं पे आता है तो आर्टिकल सच के बाद आते हैं, सच प्लस में आर्टिकल प्लस में, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगाओ, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो मत लगाओ, और फिर आप क्या लिखो, नाउन लिखो। अगर कभी ऐसा हो, कुछ आपके एडवर्ब होते हैं जैसे एज है, तो है, हाउ है। देखो नॉर्मली आप क्या करते हो, आप क्या लिखते हो, आई मेट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे ही तो लिखते हो, आई मेट अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है ध्यान देंगे इस बात पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे एडवांस्ड पॉइंट्स हैं जो आज की क्लास में चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ये नाउन है भाई, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और ये आपका आर्टिकल है। तो सामान्यतः आप क्या देखते हैं कि ऑर्डर क्या बनता है, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, यही ऑर्डर बनता है। लेकिन कुछ आपके खास एडवर्ब हैं, एक तो आपको सच को ध्यान रखना है और क्वाइट को याद रखना है। सच को और क्वाइट को, इनके साथ क्या होता है, इनके बाद आर्टिकल आते हैं, फिर आर्टिकल आएगा, फिर अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा, और नहीं है तो फिर सीधे सीधे क्या आ जाएगा, नाउन, सच और क्वाइट के साथ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक आपके कुछ एडवर्ब भी होते हैं और उनके साथ तो एक विशेष प्रकार का वर्ड ऑर्डर आता है। जैसे एक एडवर्ब है आपका एज हो गया, सो हो गया, एज हो गया, सो हो गया, और हाउ हो गया, और टू हो गया, ये है। अगर दिस या दैट दोनों एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो ये दोनों हो गए। ध्यान देना, डिटर्मिनर नहीं, एडवर्ब की तरह काम करें यहाँ पे। और अगर इनके बाद में एक एडजेक्टिव आए और एक नाउन आए, नाउन भी आ रखा है और एडजेक्टिव भी, तो ध्यान देना इस नाउन के और एडजेक्टिव के बीच में आर्टिकल आता है। बड़ा अजीब सी जगह पर आर्टिकल आ रहा है, एडजेक्टिव के और नाउन के बीच में आर्टिकल आ रहा है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था ना, आप यहाँ पे देखो, सो आ रखा है, एडजेक्टिव आ रखा है और नाउन आ रखा है। तो अगर आपको इसको सच के साथ ना लिख के सो के साथ लिखना होता तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, सो उसके बाद में एडजेक्टिव यानी कि ब्यूटीफुल, फिर उसके बाद में आर्टिकल ए, और फिर आपका गर्ल, सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। देखने में बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, बड़ा ऑकवर्ड सा, लेकिन ये सही होता है भाई। ठीक है, देखने में अजीब लगेगा लेकिन ये सही होता है, क्योंकि एज, सो, हाउ, टू, दिस, दैट, इनके बाद में एडजेक्टिव आता है, आर्टिकल आता है, और आर्टिकल भी ध्यान रखना द नहीं आता है यहाँ पे,
आर्टिकल ए या एन ही आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कुछ फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर है। एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हैं भाई, उनको और जान लेते हैं। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एग्जाम में पता है कौन सा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा? ये वाला, सच वाला जो है, इसको मार्क कर लेना, ये बहुत आता है। ठीक है, कि सच के बाद आर्टिकल आएगा, इस चीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक बार देख लेंगे, ये क्वेश्चन है, दे हैव टू मच मनी, मच टू मनी। जैसे आपने देखा मनी है, मनी क्या होता है बेटा? नाउन होता है। अगर नाउन है तो मच टू नहीं, क्या आ जाएगा? टू मच। बट दे आर टू मच वरिड। अब वरिड है यानी कि एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो टू मच नहीं आ जाएगा, क्या आएगा? मच टू वरिड। उनके पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिंतित है। आगे देखेंगे, इट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग मूवी। अभी क्या बताया था? आर्टिकल का प्रयोग क्वाइट के और सच के बाद होता है। इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो या तो आपको क्या लिखना चाहिए? इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग मूवी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप क्या लिख सकते हैं? इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, सेम मीनिंग। बस फर्क किसका है भाई? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का फर्क है। क्वाइट के साथ में आर्टिकल बाद में आता है, वेरी के साथ पहले ही आ जाता है। सी इज अ सो ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी सब्जेक्ट है, इज आ गया। अब देखो, सो के बाद में एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो आर्टिकल कहां पे आता है? एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। किसके साथ में? सो हो गया, एज हो गया, टू हो गया, हाउ हो गया, वेरी। दे हैड अ टू बिजी डे, तो देखो टू भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, तो आर्टिकल कहां पे जाता है? एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, अगर टू आ रखा है। चलो भाई, ये हो गया। एक छोटे छोटी बातें और बता देता हूँ भाई, एक दो। देखो मिसलेनियस सी चीजें चल रही है, मिक्स्ड सी, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, कम आती है एग्जाम में, लेकिन ये वाला पॉइंट जानेंगे एक बार। एक आपका होता है भाई एवरी डे, जहां पे एवरी को और डे को अलग लिखते हैं। और एक आपका होता है भाई एवरी डे, जहां पे साथ में लिखा जाता है। ये वाला एवरी डे का एडजेक्टिव होता है, और ये वाला एवरी डे आपका एडवर्ब होता है। जब एवरीडे को अलग लिखते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी को बताता है, और वो भी कौन सी फ्रीक्वेंसी? डेफिनिट। इसीलिए कौन सी पोजीशन में जाता है? एंड पोजीशन में। ये वाला जो एवरीडे है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो ये नाउन के पहले आता है, नाउन प्लस एवरीडे। इसका मीनिंग होता है प्रतिदिन, और इसका मीनिंग होता है साधारण या दैनिक। जैसे इट इज एन शर्ट, एवरीडे शर्ट है, या ये वाला एवरीडे या ये वाला एवरीडे? आप कहोगे सर शर्ट नाउन है, नाउन है तो एवरीडे एडजेक्टिव वाला चाहिए, तो एवरीडे सिंगल शब्द वाला आ गया। मीनिंग क्या बना? कि ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है, ये एक दैनिक शर्ट है, एक साधारण शर्ट है, यानी कोई स्पेशल नहीं है, पार्टी के लिए नहीं है। और मैंने कहा आई वियर दिस शर्ट, मैं इस शर्ट को पहनता हूं, आई वियर दिस शर्ट एवरी डे। ये भी अब सही हो गया। अब की बार एवरीडे अलग क्यों लिखा है? मैं इसे प्रतिदिन पहनता हूं, तो यहां पे मीनिंग क्या था? यह एक दैनिक शर्ट है।
दैनिक का मतलब है रोज पहनने वाली, दैनिक शर्ट है। और यहां पे मीनिंग क्या बना, मैं इस शर्ट को रोज पहनता हूं या प्रतिदिन पहनता हूं। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। दो शब्द होते हैं भाई आपके, एक होता है ऑल राइट और एक होता है ऑल राइट। ऑल राइट एंड ऑल राइट दो शब्द हैं, दोनों ही जानना जरूरी है। ऑल राइट एंड ऑल राइट। ध्यान देंगे। इसको एग्जाम में गलत मानना है और इसको एग्जाम में सही मानना है। मीनिंग क्या होता है इसका, इसका मीनिंग होता है ओके या फिर कहें फाइन, ये मीनिंग होता है इसका। जैसे मैंने लिखा आई एम ऑल राइट, तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो ऑल राइट होता है सिंगल एल वाला, इसको गलत माना जाता है और हमें लिखना चाहिए आई एल ऑल राइट, इस तरीके से आई एम ऑल राइट। मिथिलेश कुमार कह रहे हैं कि सर इंग्लिश का क्लास रिकॉर्डेड होता है इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाया। पागल है क्या बच्चे, मैं कभी एक सिंगल क्लास रिकॉर्डेड नहीं देता हूँ, मेरे हर क्लास मैं लाइव लेता हूँ। क्यों दूंगा रिकॉर्डेड भाई, आपने अगर लाइव बैच के पैसे दिए तो रिकॉर्डेड क्लास क्यों दिया जाए, ठीक है। तो ऑल राइट में और ऑल राइट में ये डिफरेंस हो जाता है। तो भाई अब बस इतना ही रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो आपके लिए डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। बाकी छोटी मोटी चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू या रिवीजन के थ्रू हम कवर कर लेंगे। आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाकी मिलेंगे भाई कल की, मतलब आज दोपहर की क्लास में रिवीजन क्लास के साथ में। तो रिवीजन क्लास लेंगे आज 3:30 बजे, जिसमें पूरे जितने कॉन्सेप्ट्स आपके पढ़ाए गए हैं सारे के सारे रिवाइज कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल मतलब दोपहर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।